हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आई होप कि आप सभी लोग भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और तो और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। एंड एज यू ऑल नो कि हमने पिछला वाला चैप्टर अपना दैट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स वो हमने अपना पूरा कर लिया है। तो आज मैं ले आया हूँ उसके इम्पोर्टेंट कुछ PYQs, कुछ ऐसे MCQs जो आपके बोर्ड्स एज वेल एज आपके CUET में आए हुए हैं और तो और आने की प्रोबेबिलिटी भी उनकी काफ़ी ज़्यादा है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई व्हाट इज़ द रिलेशनशिप विथ फॉरेन करेंसीज। ठीक है। एंड इसमें है कि व्हेन इन अ कंट्री द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड नेशनल इनकम इज़ लाइकली टू। यानी कि जब एक नेशन में एक कंट्री में जो प्राइस है किसका फॉरेन करेंसी का वो अनचेंज रहता है, यानी कि कंसिस्टेंट या फिर कांस्टेंट आप कह लो रहता है, तो फिर हमारी नेशनल इनकम पर क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए, दैट इज़ लाइकली टू राइज। ठीक है, दिस इज़ अवर करेक्ट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड, अब है हमारा exchange rate dynamics, that is the exchange rate at which demand for foreign currencies becomes क्या क्या होता है उनका becomes equal to its supply is called। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि जो एक्सचेंज रेट है किस पे, जब डिमांड फॉर फॉरेन करेंसीज हमारी इक्वल हो जाती है टू इट्स सप्लाई। तो इसका क्या होता है, मतलब आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता होगा कि इसका होता है इक्विलिब्रियम रेट। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सचेंज रेट डायनामिक्स पे ही है और उसमें डिमांड एंड एक्सचेंज रेट, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सचेंज रेट। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि भाई उसका है इन्वर्स रेट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेम वही एक्सचेंज रेट डायनामिक्स पे ही है। अब है हमारा व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सचेंज रेट। क्या हमें बताना है कि हमारी क्या रिलेशनशिप है किस किस के बीच में, सप्लाई एज वेल एज फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सचेंज रेट के बीच में। तो इसका सही आंसर होगा डायरेक्ट रेट। ठीक है। अब है हमारा कैपिटल अकाउंट एंड बोरोइंग। अब है हमारे कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट हमारे क्या क्या हैं, और ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में काफ़ी अच्छे से बता रखा था। तो एक बार प्लीज़ डू मेक श्योर कि आप सारे लेक्चर देख के ही MCQs आप लोग सॉल्व करने हो, वरना फिर उसके बिना आपको नहीं समझ में आने वाला है। तो द क्वेश्चन इज़ what which of the following is a component of capital account of balance of payments। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है, फॉरेन लोन्स भी है, मॉनेटरी मूवमेंट्स भी है, यानी कि द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। मूविंग फॉरवर्ड, बोरोइंग फ्रॉम IMF। ठीक है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है हमारा, इट रिवॉल्व्स अराउंड बोरोइंग फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो भाई जब हम लोग बोरो करते हैं IMF से, जब कोई नेशन बोरो करता है IMF से, तो वो किसका पार्ट बन जाता है, वो हमारा बन जाता है यार कैपिटल अकाउंट का पार्ट। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अब आते हैं हम लोग करेंसी वैल्यू इम्प्लीकेशंस पे। जो हमारा फॉल इन द वैल्यू ऑफ युआन विल, युआन आई गेस चाइनीज़ करेंसी है, तो उसका क्या होगा, डिक्रीज़ कर देगी इंडिया के इम्पोर्ट्स, डिक्रीज इंडियाज एक्सपोर्ट्स। ठीक है। फिर इंक्रीज इंडियाज एक्सपोर्ट्स, तो द करेक्ट आंसर विल बी इंक्रीज इंडियाज एक्सपोर्ट्स। आगे बढ़ते हैं एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट डायनामिक्स पे। अब हम लोग आते हैं, ये है हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट शॉर्ट फॉर्म। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इज़, ये यार आप लोग थोड़ा सा ढूंढ के भी बता सकते हो, बट स्टिल इसका करेक्ट आंसर है सी। ये आपके CVT में आया हुआ है, तो मेक श्योर कि आप लोग अच्छे से करके जाना। दैट इज़ EXIM। इसका एब्रिविएशन है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का। मूविंग फॉरवर्ड, अगला है हमारा द मार्केट कन्वर्टिंग द करेंसी ऑफ अ कंट्री इनटू द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। ये कौन सा, ठीक है, मार्केट है। ऑलराइट। फैक्टर मार्केट जी नहीं है, तो कुछ हमने पढ़ा ही नहीं है। कमोडिटी मार्केट नहीं, शेयर मार्केट भी नहीं। करेक्ट आंसर इज डी, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी ऐसी फॉल्स स्टेटमेंट है रिगार्डिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक है।
तो पहली स्टेटमेंट हमारी, करंट अकाउंट ऑफ बीओपी रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट of goods and services only. Foreign investments are also a part of BOP. Import of machinery is the component of capital account of BOP, या फिर all of the above. तो इसमें से फॉल्स जो आपकी स्टेटमेंट है वो है हमारी पहली स्टेटमेंट। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट से बताया भी है, तो एक बार इसको एक छोटी सी रीडिंग दे देना यार, है ना, ईजी है। आगे चलते हैं, हम लोग आते हैं फिर से करेंसी एक्सचेंज रेट्स पे। अगला है हमारा डी एवेल्यूएशन ऑफ करेंसी पे क्वेश्चन है कि डी एवेल्यूएशन ऑफ एनी करेंसी हैपन्स अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम, या फिर नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर वुड बी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसमें मैं आपके किसके भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, फॉरेन एक्सचेंज के भी कुछ कुछ मैं करवा रहा हूँ, है ना। तो मुझे पता है कि वो आपके अगले चैप्टर का पार्ट है, बट स्टिल ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। एंड फिर मैं उसके एमसीक्यू का वो सेशन नहीं लाऊंगा, दोनों कंबाइंड है ना। बट स्टिल मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट आपके इसमें बीओपी की ही है। एंड ये इसलिए भी है क्योंकि यार जो PYQs हैं उसमें मुझे ऑलमोस्ट काफ़ी इंटरलिंक्ड ही मिला है ना, अलग अलग कुछ ऐसा मिला नहीं। अगला है हमारा एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स इज क्या है। पहला है हमारा ऑटोनोमस आइटम, अकोमोडेटिंग आइटम, सी बोथ ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर शुड बी ए, दैट इज़ ऑटोनोमस आइटम। अगला है हमारा बैलेंसिंग पेमेंट्स, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एंड सरप्लस है हमारे, इन्वेस्टमेंट अब्रॉड इन द केस ऑफ सरप्लस बीओपी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। क्या बताना है हमें कि जो इन्वेस्टमेंट है हमारी अब्रॉड इन द केस ऑफ सरप्लस ऑफ बीओपी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस इटसेल्फ। मूविंग फॉरवर्ड, अब है हमारा ऑयल प्राइस इफेक्ट्स कि फॉल इन ऑयल प्राइसेस इन द वर्ल्ड मार्केट विल, कि जब फॉल हो जाएगा किसके प्राइस में, ऑयल के मार्केट में, फिर क्या होगा हमारा करेंसी के साथ, इंडिया की करेंसी अप्रिशिएट हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मेक इन इंडिया विल इंक्रीज द बैलेंस ऑफ, जो हमारा जो मूवमेंट है भाई मेक इन इंडिया, वो किसका बैलेंस इंक्रीज कर देगी। सो द करेक्ट आंसर शुड बी क्रेडिट साइड ऑफ बीओपी, ठीक है। अगला है हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड कंसेप्ट पे क्वेश्चंस। ट्रेड ऑफ विजिबल आइटम्स, ठीक है। इसमें हमें बताना है यार कि ट्रेड ऑफ विजिबल आइटम्स बिटवीन कंट्री इज़ नोन एज, पहला है बैलेंस ऑफ पेमेंट, नहीं यार इजी, बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ कोर्स। मूविंग फॉरवर्ड, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, किस में इन्वॉल्व होता है। सो द करेक्ट आंसर शुड बी सी, ठीक है। सोर्सेस ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज ये आप लोग छोड़ दीजिए। अब आते हैं हम लोग आइटम्स इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पे। इंक्लूडेड आइटम्स, विच ऑफ दी आइटम्स आर इंक्लूडेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा आइटम इंक्लूडेड होता है किसमें, बीओपी में, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में। द करेक्ट आंसर शुड बी डी, ऑल ऑफ द अबव यार, विजिबल होता है, इनविजिबल होता है और कैपिटल ट्रांसफर्स भी होता है। आगे बढ़ते हैं, विच वन इज़ द इनविजिबल आइटम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। यहाँ हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है हमारा इनविजिबल आइटम किसमें, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। बैंकिंग, शिपिंग, कम्युनिकेशन इनविजिबल है यार, ये सब तो हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। एंड मूविंग फॉरवर्ड, अब है हमारा सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये मैं आपको बता दूंगा अगले लेक्चर में, है ना। और फिर कुछ एक्स्ट्रा MCQs अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं ऑफकोर्स करवाऊँगा। तो पहला है इसका इम्पोर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स रेजेस द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम चाइना, इंडियन स्टूडेंट्स गोइंग टू द USA फॉर MBA, डोनेशन ऑफ $50 million रिसीव फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। सी शुड बी द करेक्ट आंसर, परचेज ऑफ लैंड इन इंग्लैंड, जी नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी। अब है कि यार जो हमारा एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी है वो किस साइड पे अकाउंट होगा, वो किस साइड पे रिकॉर्ड होगा। पहला है डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट,
बी है क्रेडिट साइड ऑफ करेंट अकाउंट, सी है क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। सो द करेक्ट आंसर शुड बी बी। आगे बढ़ते हैं सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पे। सरप्लस इन बीओपी अराइजेज व्हेन। अब है हमारा कि भाई जो सरप्लस है हमारा किसका, बैलेंस ऑफ पेमेंट का, यानी कि बीओपी का, वो कब अराइज होगा। ऑटोनोमस पेमेंट्स आर ग्रेटर देन ऑटोनोमस रिसिप्ट्स, बी अकोमोडेटिंग रिसिप्ट्स आर लेस दैन accommodating payments. Accommodating payments, वेट अ सेकेंड, ठीक है मैंने शायद से गलत बोल दिया वहाँ पे। ऑटोनोमस पेमेंट्स आर ग्रेटर देन ऑटोनोमस रिसिप्ट्स, accommodating receipts are greater than accommodating payments, accommodating payments are greater than accommodating receipts। कुछ ये अच्छा नहीं सही है, मुझे लगा ऑप्शन रिपीट हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफ़र्स। अब है इसका कि यार यूनिलैटरल ट्रांसफ़र्स को हम लोग और किस नाम से पुकारते हैं और किस नाम से बुलाते हैं। सो वन वे ट्रांसफ़र्स, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अगला है हमारा डिक्रीज़ इन फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन रिजर्व्स। ये आपका इम्पोर्टेंट है यार थोड़ा सा, है ना। अगले लेक्चर जो मैं लेके आऊँगा वो इसमें मैं बहुत सारी बातें करूँगा इसके बारे में, तो स्टे ट्यून्ड, है ना। पहला है हमारा क्रेडिट साइड ऑफ बीओपी, जी नहीं। डेबिट साइड ऑफ बीओपी, जी हाँ। नॉट एडेड इन बीओपी, गलत। एनी साइड, नोप। आगे बढ़ते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफिकेशन करनी है हमें यहाँ पे। दैट इज़ आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो है एनआरआई डिपॉजिट्स आर नॉट आइटम्स ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। A BOP is always balanced when accommodating items are reflected as part of capital account. BOT includes service also. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आई गेस बी होना चाहिए। तो बस यार आज के लिए इतना ही, है ना। ये कुछ आपके सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQs थे जो आपके रिपीटेड हैं। तो इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट यार कि आप लोग रिपीटेड तो करके ही जाना अच्छे से। क्यों? क्योंकि जो एक बार रिपीट हो चुका है वो टेंडेंसी रखता है यार दूसरी बार भी रिपीट होने का, और अगर रिपीट नहीं भी हुआ तो फिर आपके इर्द गिर्द इसी के सवाल अटक जाएंगे, है ना। घूम फिर के यहीं पे आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। तो बस आज के लिए इतना ही यार। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग टिल द एंड, एंड ऑफ कोर्स मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक ले